चलिए इकोनॉमिक्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10th क्लास की किताब कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा रीसेंट लेक्चर एसोसिएटेड था मनी एंड क्रेडिट से। हमने बहुत डेप्थ में 2 लेक्चर्स के वाया इस चैप्टर को कवर किया, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। अब हम अपनी उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स वाया डिस्कशन सेशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि डीपली हमें अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस टॉपिक की। इसी चैप्टर से इस बार यूपीएससी 16 जून 2024 को MCQ आया था, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी वो कवर कर दिया है, और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके बाद क्लियर हो जाएंगे। मेंस में तो हर साल और प्रीलिम्स में हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन भर भर करके आते हैं। इसी चैप्टर की रिपीटिशन 12th क्लास में भी जा करके आएगी। अगर आपकी फाउंडेशन यहाँ अच्छी बनी है तो 12th क्लास वाला चैप्टर और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो इससे भी ब्रॉड है। तब आप क्रिएशन ऑफ मनी के कंसेप्ट भी सीखोगे, ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इनकम काउंट करने के अलग अलग मेथड भी सीखोगे, GDP को बहुत गहराई में समझोगे, यू विल एंजॉय अ लॉट। लेकिन उसकी जड़ें कौन बनेंगे? 10वीं 9वीं के ये वाले चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स? किस तरह से मनी का इस्तेमाल चीज़ों को, थिंग्स को एक्सचेंज करने में सहजता बनाता है, आसान बनाता है? ओके, आंसर करिए। ठीक है, स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। अब हम उसके बेस पे कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रीड कर दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स? थिंग्स को एक्सचेंज करना आसान हो जाता है जब हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें इसका आंसर करने के पहले ये सोचना पड़ेगा कि मनी ही कैसे ईजी करती है थिंग्स को एक्सचेंज करने में। क्यों? क्योंकि हम उसके पहले किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे। हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम क्या है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं। आपके पास गुड्स हैं, सामने वाले के पास गुड्स हैं, आपने सीधे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर लिया। देयर इज़ नो अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, कुछ इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म नहीं है, सीधे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो गई। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ये, बट उतना ईजी नहीं है। क्यों? इसका एक सेंट्रल फीचर है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। मतलब आप जो आर्टिकल लेकर के आए हैं, जैसे कि जूते, और आपको चाहिए बदले में कपड़े, आपको वो व्यक्ति मिलना ज़रूरी है बाज़ार में जिसको जूते ही लेकर के कपड़े देने हैं। तो आपको कपड़े की ज़रूरत है, जूते चाहिए, जूते दे करके उसको कपड़ा बेच करके जूते की ज़रूरत है। आपको एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, दोनों की वांट कोइंसाइड करनी चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फर्स्ट एस्पेक्ट। ये समय बहुत ले लेता है। सेकंड, आपको बहुत हैवी स्केल पर बिजनेस करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आप इतने बड़े अमाउंट में गुड्स लेकर के कहाँ एक्सचेंज करने जाएंगे, कहाँ घूमते रहेंगे, उसे कैरी कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, हैवी स्केल ऑफ बिजनेस को डेवलप होने नहीं देता है। जो इंटरेक्शंस हैं उसकी रेंज को लिमिट करता है, मतलब आप बहुत डाइवर्स पीपल के साथ एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो एक्सचेंजेस की द रेंज ऑफ एक्सचेंजेस रिस्ट्रिक्टेड, मतलब डाइवर्स नेटवर्क ऑफ एक्सचेंजेस क्रिएट नहीं होंगे, आप लिमिटेड हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स आर पेरिशेबल, ख़राब होने लायक चीज़ें होती हैं, और आप जब तक पार्टनर ढूंढते हैं जिसके साथ आप एक्सचेंज करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो इसलिए थिंग्स आर पेरिशेबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सचेंज द थिंग्स एट राइट टाइम। सबसे बड़ी अगली बहुत बड़ी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। आपको लंबे समय तक चीज़ें स्टॉक करनी है जब तक चीज़ें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कंडीशन को सेटल ना कर दें। जब तक आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक के लिए आपको उन्हें स्टॉक करके रखना है, और एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी। आपको उन्हें फिर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को बचाना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम, रिसोर्सेज, लैंड, एनर्जी, सब चीज़ें कंज्यूम कर जाती है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जो बार्टर सिस्टम से जुड़ी हैं। इसी का तोड़ निकाला गया कि आपने एक मनी सिस्टम क्रिएट किया। मनी सिस्टम के तहत सबसे पहले मनी एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है, हमने लेक्चर में बताया था, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसकी वजह से मनी की एक खासियत है कि मनी में जो वैल्यू है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है। यहाँ पर आपने जूते दिए, बदले में कपड़े लिए, कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितने जूते के बदले कितने कपड़े आएंगे, किस क्वालिटी के कपड़े आएंगे। तो इस वजह से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, इसकी वजह से आर्टिकल्स को उनकी सही वैल्यू फैच नहीं होती, इसकी वजह से व्यक्ति और समाज में
वो वेल्थ क्रिएशन नहीं होता तो प्रगति नहीं होती। इसकी वजह से गुड्स में स्पेशलाइजेशन इंड्यूस नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को ज़्यादातर कोशिश करेगा कि मैं खुद ही बना लूँ, खुद ही पैदा कर लूँ, क्योंकि उसका बहुत समय, बहुत एनर्जी बर्बाद हो जाती है अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार में ढूंढने में। और ऐसे हर व्यक्ति अगर कई चीज़ें बनाने लगेगा तो वो चीज़ों को स्किल्ड नहीं कर पाता, स्पेशलाइज नहीं कर पाता। तो स्पेशलाइजेशन अचीव करने में समस्या, प्रॉब्लम आती है। गुड्स का स्केल बढ़ाने में, उन्हें मल्टीप्लाई करने में समस्या आती है। ये सारी समस्याएं जुड़ी हुई थी बार्टर सिस्टम से। इसका मेन कारण ये था कि जो वैल्यू है वो स्टैंडर्डाइज नहीं थी। जैसे ही मनी एंटर होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, तो एक सर्टेन वैल्यू लेकर के आती है। 1 रुपये की एक सर्टेन वैल्यू है, 10 रुपये की, 20 रुपये की, देयर इज़ अ वैल्यू। कई बार डिसाइडेड होती है, कई बार मार्केट डिसाइड करती है, कई बार गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कई बार मार्केट डिसाइड करती है। तो एक वैल्यू वेरिएशंस के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं, वैल्यू स्टैंडर्डाइज्ड होती है। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आप कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं कि कपड़े की इतनी कीमत है, बर्तन की इतनी कीमत है, चीज़ों की इतनी कीमत है, दीजिए इतने ग्राम, इतने किलोग्राम, इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर ले जाइए। ओके, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन अचीव होता है सोसाइटी के अंदर। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे कितनी वैल्यू फैच करेंगे, आप आने वाले महीनों में कितनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आप उस वेल्थ की मदद से बाज़ार में अपनी सारी डाइवर्स नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, क्योंकि यू हैव मनी इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ and you can fetch all the requirements with the help of that money, because money is the intermediate platform. Money is commonly acceptable to everybody, that's why it is intermediate platform. It is a medium of exchange now, so you can fetch everything that you need. So due to that you will focus on the one article, you will specialize it, and ultimately you will develop the high skilled articles, high value articles. You can grow a lot. Okay, so exchanges को मल्टीपल पैटर्न पर एक्सचेंज करवाना, स्केल को बढ़ाना, प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट करना, ये सब खासियतें हैं मनी की, क्योंकि मनी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस वजह से मनी हेल्प करती है इकोनॉमी को ब्रॉड करने में, इकोनॉमी को बड़ा करने में, आपको समृद्ध बनाने में। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मनी। सबसे बड़ी दूसरी खासियत, इट इज़ नॉन पेरिशेबल। आपको इसको बहुत बड़े साइज़ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका खर्चा वहाँ पर नहीं आएगा। आपको इस बात का भय नहीं है कि जल्दी से एक्सचेंज कर लो, सब्जियाँ हैं, फल हैं, मिठाई हैं, ख़राब हो जाएंगी, बर्तन है, बारिश पड़ेगी, बर्तन तो मिट्टी गल जाएगी ना। आपको पता है इट इज़ मनी, तो यू कैन एक्सचेंज इट एज़ पर योर विश। ओके, तो दिस इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ। तो ये नॉन पेरिशेबल होती है। अगली बात, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की इसमें ज़रूरत नहीं है। बेअंत समा सेव होता है, बेअंत एनर्जी सेव हो जाती है। रिफ्यूज़ल नहीं हो सकता है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही नहीं है इसमें। दूसरी बात, मनी की लेजिटिमेसी ये है कि वो किसी भी अथॉरिटी के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है, जो अथॉरिटी सिस्टम को इस्टेब्लिश करती है, जो अथॉरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करती हैं, इकोनॉमी को रेगुलेट करती हैं, तो ये उनके द्वारा ऑथराइज्ड हैं। इसकी वजह से ये लीगल टेंडर हैं, सबको इसे स्वीकार करना ही है, कोई इसे मना नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है, या आपके समय को बचाता है, ये मनी में आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। ओके, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, सेविंग टाइम हमने बता दिया, समय बहुत सेव हो जाता है। ये डाइवर्स नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज को इस्टेब्लिश करता है, हमने बता दिया। ये ईजिली कैरी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितनी गुड्स ले जा करके, कुछ गुड्स एक्सचेंज करना चाहते थे, आपको एक बग्गी भर करके सामान ले जाना पड़ा, आप एक बंडल ऑफ मनी अपनी पॉकेट में रखिए, उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें लेकर के आएंगे। ईजिली कैरी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर मनी का वो ये, मनी यू कैन इन्वेस्ट एंड मनी कैन क्रिएट मनी। मनी को क्रिएट करती है। आप मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बर्तनों को क्या इन्वेस्ट करेंगे आप, ये बड़ा सवाल है। अनाज को क्या इन्वेस्ट करेंगे आप, लेकिन मनी आपने बैंक्स में सेव की, आपने कहीं भी रखी, आपको उस पर ब्याज मिलेगा। आपको क्या मिला, इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने एफडी करा ली, आरडी करा ली, वट एवर यू वांट, आपको बदले में इंटरेस्ट आएगा। आपने सेविंग बैंक में रखा, आपको बदले में इंटरेस्ट आएगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मनी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, मनी कैन extend the size of the economy to facilitate more exchanges of things. कैसे? Money can facilitate the credit, money can facilitate the lending. तो बैंक्स जब इसमें इंट्यूस हो जाते हैं तो वो आप ही के द्वारा जमा पैसा को आगे लेंड करते हैं,
और लेंडिंग की मदद से, क्रेडिट की मदद से नए नए आर्टिकल्स, नए नए सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, और जितने ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, एक्सचेंजेस उतने सीमलेसली होंगे। वट एवर यू डिमांड दैट थिंग विल बी देयर, वट एवर यू डिमांड। आपको अपने थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा कि बाजार में तो यही चीज़ है तो मुझे इसी तक सीमित रहना है, नहीं। सपोज कीजिए कि आप प्लम्बर हैं, आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि मेरे पास प्लायर रेंच ही होना पड़ेगा, मैं उसी से नट, नो, मल्टीपल रेंज ऑफ स्पैनर्स विल बी देयर, मल्टीपल ऑप्शंस विल बी देयर। व्हाई? क्योंकि मल्टीपल इनोवेशंस आर देयर। व्हाई? बिकॉज मल्टीपल आइडियाज कैन कन्वर्ट इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज ऑल दोज आइडियाज आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द मनी, बिकॉज बैंक ने मनी लेंड कर दिया, क्रेडिट के फॉर्म में मिला। ओके, तो क्रेडिट और लेंडिंग इकोनॉमी में आइडियाज़ को टेंजिबल थिंग्स में बदलने में मदद करते हैं, इकोनॉमिकली कन्वर्टेबल बनाते हैं उन्हें। आइडियाज़ अगर वायबल हैं तो वो इकोनॉमिकली कन्वर्ट हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, और फिर उनकी मदद से आज आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आज आपके पास एल कीज़ हैं, जो खोलना है खोलो, पेचकस हैं, रेंच हैं, सब, यू हैव डाइवर्स रेंज। आप देखिए मैकेनिक का काम कितने कम समय में होने लगा, वो कितने बड़े स्केल पे चीज़ें बनाने लगा, कितनी अच्छी एक्सचेंजेस फैसिलिटेट हो रही हैं। ओके, ये बेनिफिट है मनी का। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मनी, जो बार्टर सिस्टम में नहीं था, जो गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करने में नहीं है। तो दैट्स वाई वी नीड सर्टेन सॉर्ट ऑफ मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्सचेंजेस ऑफ द गुड, एंड दैट मीडियम इज द मनी, मनी इज द इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म। ओके, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can you think of some examples of goods oblique services? अब मैं goods and services ही कहूँगा। Can you think of some examples of goods or services being exchanged or wages being paid through barter? क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज बार्टर सिस्टम के तहत एक्सचेंज हो रही हैं या होती रही हैं, या फिर तनख्वाहें बार्टर सिस्टम के तहत दी जाती हैं या दी जा रही हैं? बताइए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आप, आंसर इट। So idea is, can you think of some examples of goods and services being exchanged or wages being paid through barter? क्या आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बार्टर के वाया एक्सचेंज हो रही हैं, या फिर सैलरीज भी बार्टर के वाया पे की जा रही हैं? पास्ट में तो होता ही यही था डेफिनेटली, उस कॉन्टेक्स्ट में तो उन्होंने पूछा नहीं है, क्योंकि एंशियंट सोसाइटी बार्टर सिस्टम से ही काम करती थी। आप जूते दे दें बदले में बर्तन मिल जाएंगे, बर्तन दे दें बदले में कपड़ा मिल जाएगा, कपड़े दे दें बदले में अनाज मिल जाएगा, या फिर किसी ने यज्ञ की सेवाएं दी, बदले में पशुधन मिल गया उसको, गाय मिल गई उसको, ये सब चीज़ें। या फिर खेतों में किसान ने काम किया, बदले में खेतों में वर्कर ने काम किया, बदले में अनाज मिल गया। तो पहले तो बार्टर सिस्टम वर्क करता था। हम ज़रा प्रेजेंट सिस्टम के तहत सोचें, क्या आज की डेट में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? हम इसके तहत आपको कुछ समझाना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप आज की डेट में प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब आप सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट टू कंपनी, CTC। आप कंपनी को कितना कॉस्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या होता है, आपने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की कंपनी को, आपने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की टू द कंपनी, और कंपनी ने बदले में आपको ऑफ़र किया पैकेज। तो वर्ड यहाँ पर पैकेज है। पैकेज वाई? बिकॉज इट इज़ इंक्लूडिंग मैनी थिंग। इसमें एक चीज़ होगी जो सैलरी इन हैंड होगी। तो सैलरी इन हैंड, जो आपको हाथ में पैसा मिला, तो यहाँ पर तो आपको अपनी सर्विसेज के बदले में मनी मिली, ये तो एक चीज़ है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ध्यान से समझो। इसके अलावा हो सकता है आपको इंश्योरेंस मिली हो, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपकी और आपकी फैमिली की। तो आपने सर्विसेज दी कंपनी को, कंपनी ने भी बदले में आपको सर्विसेज दी। आपने कंपनी को अपनी सर्विसेज ऑफर की रोज, और उसके बदले में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट कंपनी ने एक कॉम्पोनेंट आपको पे किया, दैट इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज सर्विस। तो सर्विस के बदले में सर्विस एक्सचेंज हुई यहाँ पर, इन दैट सेंस। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपने सर्विसेज ऑफर की कंपनी को, कंपनी ने आपको एकोमोडेशन एक्सटेंड की, आपको घर दिया। आपने सर्विसेज दी, कंपनी ने आपको क्या दिया, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन भी क्या है, एक सर्विस है। कौन सी सर्विसेज? एकोमोडेशन सर्विसेज। आप कंपनी के घर में रह रहे हैं, ओके। चलो, आपने कंपनी को अपनी सर्विसेज दी, कंपनी में बदले में आपको एवरीडे कम्यूट करने के लिए ट्रैवल सर्विस ऑफर की, जिसका भी हिस्सा वो आपकी तनख्वाह से ही काट रहे हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रैवल एक्सपेंडिचर, और वो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके पे कर रहे हैं, आपको ट्रैवल सर्विसेज दे रहे हैं, ओके। ऐसी और बहुत सी चीज़ें होती हैं।
आपने कंपनी को अपनी सर्विसेज दी, कंपनी ने बदले में आपको एक सर्विस ऑफर की, कैंटीन सर्विस, जिसका भी बिल आपकी सैलरी से कट जाएगा। ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ कैंटीन, एकोमोडेशन, इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स, you are giving your services, in lieu of that they are giving you the services. So services exchange हो रही हैं services के context में, it is the barter somewhere, it's the barter system. Okay, I hope you are getting my point. That's why it is cumulative package. It's a package of 10 lakh 12 lakh, और इसलिए फिर आप एंड में पूछेंगे हाथ में पैसे कितने आते हैं, तो हाथ में शायद आपको पता लगे 5 लाख ही आता है, बाकी 5 लाख इधर चला गया, इन चीज़ों में चला गया। आपने कंपनी को सर्विसेज दी, कंपनी ने बदले में आपको हर दूसरे साल या चौथे साल पर LFC या LTC की सर्विसेज दे दी, लीव एंड फेयर कंसेशन या लीव एंड ट्रांसपोर्ट कंसेशन, घूमने का मौका दे दिया कि जाइए हम आपके विमान का, हवाई जहाज का या रेलगाड़ी का खर्चा पे कर देंगे। आपने कंपनी को सर्विसेज दी, कंपनी ने बदले में आपको हर 10 साल पर कर्टेंस और फर्नीचर, बैंकों में होता है ये, आपको उसकी सर्विसेज ऑफर कर दी कि आपको ये मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो इस तरह से सर्विस के बदले में सर्विसेज आपको मिल रही हैं। तो मेजॉरली आज की डेट में जो कॉरपोरेट जॉब्स हैं या इवन गवर्नमेंट जॉब्स में ये कंपोनेंट इंगेज रहता ही है। तो मॉडर्न टाइम में भी एग्जांपल एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और बदले में हमें सर्विसेज दी जा रही हैं। ये तो हमने अर्बन सेटिंग में देख लिया, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी जहाँ पर हम रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम रूरल एरिया में जाएँ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज के डेट में भी ख़ास तौर पर जहाँ पर पैडी कल्टीवेशन होता है, आपको लेबर की हाई लेवल रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि आप अपने खेतों में काम कराने के बदले में उन्हें अनाज दे देते हैं, आप उन्हें ग्रेन्स दे देते हैं। तो दिस इज़ द सर्विसेज के बदले में आपने उनके साथ गुड्स एक्सचेंज कर दी, सर्विसेज के बदले में गुड्स। तो उन्होंने आपको सर्विसेज दी तो आपने उनको क्या देनी है, सैलरी, सैलरी के बदले में आपने उन्हें ग्रेन्स दे दिया या पार्शियली ग्रेन्स, थोड़ी सैलरी थोड़े ग्रेन्स, ये दो चीज़ें आपने उनको दे दी। इज़ दैट क्लियर? फिर हमारी स्टूडेंट ने बताया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, देश के स्तर पर गरीबी हटाने का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, और दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी भी लाना था, हंगर को भी दूर करना था। तो आप काम करिए और उसके बदले में आपको अनाज मिलेगा। तो देखिए आपने अपनी सर्विसेज दी, बदले में आपको गुड्स एलोकेट की गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरह से सरकारी योजनाओं में, आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैकेज में, पैडी कल्टीवेशन क्षेत्र में खास तौर पर जैसे एग्रीकल्चर में सैलरी के बदले में गुड्स मिल जाना, सर्विसेज के बदले में आपको सर्विसेज मिल जाना, ये इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग या कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, बतौर किसान आप अपनी अपनी गुड्स उसमें और अपनी अपनी सर्विसेज उसमें पूल इन करेंगे। जिसके पास बैल है बैल लेकर के आएगा, ट्रैक्टर लेकर आएगा, हल है तो हल लेकर के आएगा, फावड़ा कसी सब लेकर के आएगा, सब चीज़ें पुल इन करी, बदले में पैदा हुई ग्रेन्स, और उन ग्रेन्स का शेयर सबको मिल जाएगा। तो इस तरह से यू आर ऑफरिंग योर सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, योर स्किल सर्विसेज एंड योर गुड्स, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू ऑल आर गेटिंग द शेयर इन द फूड ग्रेन्स। तो इस तरह से आपने सैलरी के ही रूप में मान लीजिए ग्रेन्स हासिल करी। कम्युनिटी फार्मिंग में ऐसा होता है। इवन वर्ल्ड लेवल पर देयर आर कंट्रीज़ जहाँ पर अगर हम कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ की बात करें, जैसे कि नॉर्थ कोरिया की, और एक लंबे समय तक चाइना, और एक समय तक रशिया भी, तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि सोसाइटी जब सर्विसेज ऑफ़र करती है, जैसे लोग सब कुछ, लैंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सब नेशनलाइज्ड होता है, सब पब्लिक ओन्ड होता है, सरकारी होता है। आप जाते हैं, बदले में आप वहाँ पे काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, बदले में आपकी हाउसिंग नीड्स, आपकी एजुकेशनल नीड्स, आपकी फूड नीड्स, आपकी क्लोथिंग नीड्स, आपकी हेल्थ नीड्स, सब सरकार पूरी करती है। मतलब आपको ज़रूरी जो है चीज़ें सारी वो दे देंगी। हमने ये सोशलिज्म के तहत पढ़ा भी था। द स्टॉन्च कम्युनिस्ट सोसाइटी इसी तरह से काम करती है कि पीपल नीड्स टू वॉक, खेतों में, इंडस्ट्री में चुप करके काम करो, व्हाट यू नीड वो आपको दे देंगे। ऐसा इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते वो लोग। तो वो कहते हैं पैसा मिलेगा तो किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम, तो फिर इससे कोई अमीर हो जाएगा कोई गरीब, ऐसा नहीं। सब आओ अपना अपना काम करो, बदले में जो जिसकी ज़रूरतें बनती हैं जो हम सब दे देंगे। तो देखिए आज ये एग्जाम्पल तो आज भी एग्जिस्ट करता है, इस एग्जाम्पल इज स्टिल एग्जिस्टिंग, और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसे फॉलो कर रही हैं, फुल्ली नहीं तो पार्शियली फॉलो कर रही हैं। ओके, चलिए, और आज भी अगर आप सरकारी नौकरियों में जाते हैं, प्राइवेट नौकरियों में जाते हैं, आपकी तनख्वाह का
मतलब आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में सरकार को जो आपको मनी पे करनी है, लेकिन जितनी कमिटेड है उतनी ना पे करके उसका एक हिस्सा कट जा रहा है, वो क्या है, हेल्थ कंपोनेंट में आपको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। आपका पैसा कट रहा है, बदले में आप कहेंगे कि हेल्थ सर्विसेज भी तो मिलती हैं, हम अपने सरकारी हॉस्पिटल में जब चाहे एडमिट हो जाएं, जब चाहे वहाँ एडमिट हो जाएं। तो वो चल कैसे रहा है, फ्री में तो नहीं चल रहा, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है ना, थोड़ा आपका भी चलेगा। इसी तरह से जब आप मिलिट्री में सर्विसेज देते हैं इंडिया के अंदर, मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री, तो इंडियन मिलिट्री में सर्विसेज कर देते हैं तो आपका ECHS कार्ड बनता है। जो आपका ECHS कार्ड बनता है उसके तहत फिर आपको, आपके परिवार के लोगों को 25 बरस तक बच्चों को सारी मिलिट्री ECHS मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज मिलती हैं। क्यों? आपने कंट्रीब्यूशन दिया है ना उसमें, क्यों? आपने अपनी सेवाएं दी देश को बतौर मिलिट्री पर्सोनल। आपकी तनख्वाह का एक कंपोनेंट उन्होंने क्या रखा, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि आपको जब जरूरत पड़ेगी हम आपको हेल्थ सर्विसेज देंगे। इवन आप मिलिट्री हॉस्पिटल में नहीं हैं, आपको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहाँ ECHS डेस्क पे अपना कार्ड दिखा दीजिए, आपका ट्रीटमेंट जो होगा उसका पैसा वो सेना से ले लेंगे। तो ECHS सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, जितने मिलिट्री में बच्चे जो परिवार से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। तो दिस इज़ द सिस्टम। तो इस तरह से ये सिस्टम आज भी वर्क कर रहा है। बस थॉट थोड़ा सा प्रोवोक करिए। हमने फार्मिंग में देख लिया, सरकारी सेवाओं में देख लिया, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लिया। फिर हमारे एक स्टूडेंट ने सुझाव दिया कि सर हमने चैप्टर पढ़ा था, जब ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, वहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग हैं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो चुन सकते हैं, बुन सकते हैं, गैदर कर सकते हैं या उगा सकते हैं, उन चीज़ों को वो लेकर के आते हैं। रेगुलरली एक डे फिक्स होता है, थर्सडे, फ्राइडे या मंडे, उस दिन लोकल मार्केट लगती है जिसे कहते हैं हाट, उसे कहते हैं हाट लगा है। आप जब थोड़ा सा पंजाब से बाहर निकलिए, जैसे ही ईस्टर्न यूपी में दाखिल हो जाएंगे तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, बंगाल, वर्ड इज़ वेरी कॉमन, हाट, यहाँ पे हाट लगता है। तो हाट लगेगा, आप अपनी गुड्स लेकर के आइए, हाट में लगाइए। और ऐसी चीज़ें जो जंगलों में नहीं हो सकती, जैसे नमक कहाँ से होगा, नहीं हो रहा। जैसे बना बनाया कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, वहाँ नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे औजार वहाँ पे नहीं बन रहे। तो कुछ लोग आएंगे शहरों से, कपड़ा, नमक, औजार लेकर के, आप अपनी चीज़ें उनके साथ एक्सचेंज कर लेंगे। आप उनको दे देंगे वो चीज़ें जो आप जंगलों से लाए हैं और बदले में उनसे ले लेंगे वो चीज़ें जो मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के बदले में आदिवासी समाज अपनी नेचुरली ग्रोन क्रॉप्स या फिर गैदर्ड फूड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए गुड्स के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। दैट्स अ सिमिलर थिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉस्ट टू कंपनी CTC मैंने यहाँ पर समझा ही दिया है। और उसके बाद आता है, एक बच्चे ने और उदाहरण दिया था कि सर गाँव में, शहरों में आम ही बात होती है कि अगर हम अपनी व्हीट ग्रेन्स को लेकर के जाएँ पिसवाने के लिए चक्की में, फ्लोर मिल के पास, तो जैसे एक हिस्सा वो उसका रख लेता है अपने पास एज अ ग्रेन, कॉस्ट के तौर पर, कीमत के तौर पर, और बदले में बाकी का हिस्सा हमें आटे के रूप में पीस के दे देता है। जैसे 10 किलो लेकर के गए हैं गेहूं, तो वो आपको 9 किलो या 8 किलो आटा बना करके दे देगा, बाकी 1-1.5 किलो अपने पास अनाज रख लेगा एज अ मनी। तो ये भी एक सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी तरफ ये क्या लिख दिया मैंने, बंजारे, तो हमने ट्राइबल्स के बारे में यहाँ पर बात की ही थी हार्ट सिस्टम के तहत। तो बंजारे, गुज्जरों का उदाहरण भी बच्चों ने दिया। आज भी पंजाब में देखेंगे तो गुज्जर कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। गुज्जर गांव इलाकों में आते हैं, 1-2 खेतों को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पर अपना ठिकाना लगा देते हैं, दूध वगैरह के प्रोडक्ट से वो डील करते हैं क्योंकि भैंसें पालते हैं वो। तो जो भी प्रोडक्ट उनका डेवलप होता है वो किसानों के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं ग्रेन्स के बदले में। क्योंकि देखिए अब वो खेती तो कर नहीं सकते क्योंकि वो परमानेंट सेटलर नहीं होते। खेती करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए, ज़मीन के मालिक होने चाहिए या पट्टा होना चाहिए। पट्टा कैसे करें, आप पक्के टिकते ही नहीं कहीं पर, ज़मीन के मालिक आप हो नहीं सकते। तो आपको तो इसी तरह से गुज्जरों की तरह घूमना है। तो आप अपना संसाधन, अपनी वेल्थ अपने साथ लेके घूमते हैं, आपके कैटल, दैट इज़ भैंसें। तो जहाँ भी आप रुकते हैं, खेमा लगाते हैं, आप वहाँ पर उनका दूध दुहाते हैं, आसपास के लोगों को देते हैं और वहाँ से अनाज इकट्ठा करके अपनी रोटी पानी पका कर खाते हैं। दिस इज़ योर वे ऑफ लाइफ। ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं आप। बालन भी वहीं से इकट्ठा करते हैं, फ्यूल जिसे फ्यूल वुड कहते हैं, लोकली ही आप कलेक्ट करते हैं। तो गुज्जर सोसाइटी आज भी इसी तरह से जी रही है, अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स ऑफर कर रही है दूध के फॉर्म में, डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, और बदले में उनसे ले रही हैं गुड्स इन द फॉर्म ऑफ अनाज। ओके, कुछ कैश भी लेती हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कपड़ा लत्ता मोटरसाइकिल भी है उनके पास, उसमें तेल डलाना, पेट्रोल पंप वाले को तो नहीं कहेंगे दूध ले ला, तो कुछ पैसा भी ले लेती हैं, बाकी अनाज भी ले लेती हैं। इतनी बात क्लियर।
इसी तरह से बंजारे हैं, हमेशा से हमने बंजारों का एक सिस्टम देखा है। बंजारे घूमते रहते हैं, जिस जगह से भी निकलते हैं वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं दूसरी जगह पर बेचने के लिए। तो जैसे पुराने व्यापारी क्या किया करते थे, उन्हें अपना सामान दूसरे जगह पर बेचना होता था, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा? आज तो बड़े बड़े कंटेनर हैं, बड़ी बड़ी कार्गो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन्स हैं। पहले क्या होता था? पहले बंजारे हुआ करते थे, लंबे लंबे रास्ते तय किया करते थे। तो यहाँ पर नमक का व्यापारी है, बंजारों के पास नमक लाद दिया उसने कि उस बाजार में जाकर के मेरा नमक बेच देना। बंजारों ने बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें उस व्यापारी से मांग ली कि रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ अनाज, कुछ खाना, कुछ कपड़े लत्ते दे दो, एज अ भुगतान नमक तुम्हारा पहुंचा देंगे। तो रास्ते भर में कई चीज़ें अपने कारवां में ऐड करते जाते थे, जहाँ जहाँ मंडियाँ आती जाती थी वहाँ वहाँ उतारते जाते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लोगों से लेते जाते थे। तो आज भी ये बंजारा कल्चर ऐसे ही काम करता है और दुनिया भर में एक से एक बंजारे हैं, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, भारत में। ये सिर्फ नहीं कि भारत में ही बंजारे हैं, एक से एक कम्युनिटी इस तरह के ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे तौरेग हैं नॉर्दर्न अफ्रीका सहारा में, जैसे मिडल ईस्ट में बेदोइन लोग हैं, इसी तरह से भारत में बंजारे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को एस्टेब्लिश करते आए हैं एंशिएंट पीरियड से अब तक। ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन ये कहता है, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर? यस, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए, ये इतना बहुत था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ चेक पेमेंट्स आर मेड एंड रियलाइज्ड विद एन एग्जाम्पल। हमने कर लिया है, हमने बहुत अच्छे से लेक्चर के तहत ही ये चीज़ समझा दी है, उसके वाया जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर सलीम वॉन्ट्स टू विदड्रॉ ₹20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स, हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विदड्रॉ मनी? एवरीथिंग इज क्लियर, यू नो इट वेरी वेल। टिक द करेक्ट आंसर। आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, सलीम ने चेक इशू किया है प्रेम के नाम पर, उसके बाद क्या स्टेटमेंट सिचुएशन बनती है? आफ्टर द ट्रांजैक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, three statements are there. Statement 1, Salim's balance in his bank account increases and Prem's balance increases. Statement 2, Salim's balance in his bank account decreases and Prem's balance increases. Statement 3, Salim's balance in his bank account increases and Prem's balance decreases. Which statement is correct? कितने लोगों को लगता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? हाथ खड़ा करें। कितनों को लगता है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है? कितनों को लगता है स्टेटमेंट 3 करेक्ट है? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सलीम ने चेक इशू किया है, सलीम के अकाउंट में बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, प्रेम के अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज मनी? डिमांड डिपॉजिट्स को हम मनी क्यों कंसिडर करते हैं? मतलब ये स्टॉक ऑफ मनी में क्यों काउंट होते हैं? आंसर इट। क्वेश्चन इज, व्हाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज मनी? हम डिमांड डिपॉजिट्स को मनी क्यों कंसिडर करते हैं? आंसर इज, इस आंसर को करने के लिए सबसे पहले जो की वर्ड है हमारा, दैट इज मनी। मनी क्या है? मनी इज इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी हमारे पास है, उसकी मदद से हम कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज इस मनी की हेल्प से एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने मनी पे किया, गुड्स ले ली, सर्विसेज ले ली, हमने गुड्स दे दी, सर्विसेज दे दी, बदले में मनी ले ली। तो मनी इज़ द इंटरमीडिएट थिंग, मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो पहले क्लियर हो गया मनी क्या है। अब फिर वो पूछने कि डिमांड डिपॉजिट को हम मनी क्यों कंसिडर करते हैं? उसका कारण ये है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम ऑल द टाइम मनी को इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ही कैरी करें, यानी कि कैश कैरी करें। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम उसको बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं, वो वाले डिपॉजिट्स जिन्हें हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स वाई द नेम इज डिमांड डिपॉजिट्स। तो इन द फॉर्म ऑफ दोज डिपॉजिट्स जिन्हें हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड, ये डिमांड कब कब अराइज होगी? जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना चाहते हो, आप उस डिपॉजिट पे डिमांड क्रिएट करेंगे कि हमें मनी विड्रॉ करनी है। और मनी यहाँ पर विड्रॉ कराने का तरीका क्या है? यू कैन यूज़ द टूल्स ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। और टूल्स आर द ATM कार्ड्स, द चेक्स, द डिमांड ड्राफ्ट्स,
आप इनकी मदद से जब चाहें उस मनी को बैंक्स टू बैंक्स ट्रांसफ़र फैसिलिटेट करा सकते हैं या इनकी मदद से मनी कैश की फॉर्म में अपने हाथ में ला सकते हैं. सो ऑन डिमांड यू कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम दैट डिपॉजिट एंड with the money you can exchange the goods and services. So exactly, demand deposits are considered money, like the money is in your hand, that is cash. So that's why the stock of money is composed of cash withheld by the people, cash held by the people and the demand deposits in the bank. Both are collectively considered as the stock of money, okay, because both are working as a money. Cash is working as a money and demand deposit is working as a money, because money is there to facilitate the exchange of goods and services. So cash can facilitate that and even demand deposits can facilitate that, because you can withdraw the deposits on your demand at any point of time with the help of the tools given by the demand deposit, that is ATM, check, demand draft, whatever the things. Okay, good, very good. The next question is, what do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? क्या होगा अगर सारे डिपॉजिटर्स बैंक जाएं और एक ही समय में अपने पैसे की डिमांड कर दें, अपना पैसा निकालना चाहें? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आंसर कीजिए. सो क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम? देखिए, जब भी आपके पास सरप्लस पैसा होता है आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं दो तरह से, या तो डिमांड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जो होता है वो FD, RD, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रिकरेंट डिपॉजिट्स. अभी बात डिमांड डिपॉजिट की करते हैं. तो आप लोग अपना पैसा बैंक के पास जमा कराते हैं और बैंक बदले में आपको इंटरेस्ट देते हैं. बैंक अपना फंक्शन भी करते हैं, सेफली आपके पैसे को स्टोर करते हैं. इसके बदले में बैंक कैसे काम कर सकते हैं? वही पैसा बैंक लेंड करते हैं, कर्जे के रूप में लोगों को देते हैं. तो आप डिपॉजिटर हैं, आपने पैसा जमा कराया, आपको बदले मिला ब्याज. लेकिन दूसरी तरफ बैंक के सामने खड़ा है बोरोवर, जिसने बैंक से पैसा बोरो किया और उसने भरा है ब्याज, उसने भरा है इंटरेस्ट. ओके, इस तरह से बैंक आपके पैसे को रेगुलेट करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालता है, अपनी फाउंड्री कॉस्ट निकालता है, आपको इंटरेस्ट देता है और देश में इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाता है. लेकिन अब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट कराया वो डिमांड डिपॉजिट में है, जो आपकी डिमांड पे विड्रॉ होना चाहिए जब आप चाहें. तो इसके लिए बैंक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को कैश के रूप में मेंटेन करता है. बुक के बताए हुए उदाहरण के मुताबिक वो 15% होता है. ऐसे में यही होता है यूजुअली कि सभी डिपॉजिटर्स नहीं आ जाते एक समय में पैसा मांगने, और 15% के हिसाब से कैश इनफ है आपकी डिमांड को प्रोविज़न करने के लिए, यानी कि एड्रेस करने के लिए. लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि खबर फैल जाती है कि बैंक डूबने वाला है. खबर फैल जाती है कि बैंक डूबने वाला है या नुकसान होने वाला है, या इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए फाइनेंशियल, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है शेयर बाज़ार में, ये आगे चलने नहीं वाला. तो एक पैनिक क्रिएट होता है. कई बार इकोनॉमी में पैनिक क्रिएट होता है, बैंक बड़ा अच्छा चल रहा है, खबर आ जाती है कि इस मुल्क पे हमला होने वाला है, ये बर्बाद होने वाला है. बैंक जबकि अच्छा चल रहा है, कल तक बहुत अच्छा चल रहा था, खबर आ गई कि पेंडेमिक फैलने वाला है इसी मुल्क में, बैंक बड़ा अच्छा चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही. सिचुएशंस कैन बी मैनी. ऐसी सिचुएशंस में तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द बैंक डिपॉजिटर्स इकट्ठे पहुंच जाते हैं अपना पैसा कैश में निकालने के लिए. बैंक अनेबल होता है आपकी सर्विस को प्रोविज़न करने के लिए, क्योंकि उसने क्रेडिट किया हुआ है पैसा, उसने लेंड किया हुआ है पैसा, वो अभी वापस वहाँ से ले पाना इट्स नॉट दैट पॉसिबल. तो ऐसे में वो जब आपकी सर्विसेज को वहाँ पर प्रोविज़न नहीं कर पाता है तो बैंक इज़ रनिंग आउट ऑफ कैश टू सर्व योर डिमांड. इट इज़ द सिचुएशन ऑफ बैंक रन. Why bank run? Bank is running out of cash. It is unable to service your demand. That's all. तो बैंक रन की कंडीशन आ जाती है. अगर ये आपकी परफॉर्मेंस में आई गिरावट के कारण है या देश में की अर्थव्यवस्था गिरने के कारण है तो कुछ दिन तक लंबी चली बैंक रन की कंडीशन बैंक के दिवालिया का कारण भी बन जाती है एक समय के बाद. तो बैंक एक समय के बाद ये डिक्लेयर कर देता है कि हमारे जितने भी एसेट्स थे, जो हमने लोन दिए हुए थे, वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, पैसा वापस नहीं आ रहा है, हम अपने डिपॉजिटर का पैसा देने में अक्षम हैं, इनकेपेबल हैं. जो बैंक्स डिपॉजिटर से हमने पैसा लिया था हमने आगे दिया है, डूब गया है, अब नहीं दे सकते. तो बैंक डिक्लेयर कर देता है कि वी आर अनेबल टू पे बैक आवर डिपॉजिटर्स, वी आर अनेबल टू सर्व देयर डिमांड ऑफ विड्रॉल. Insolvency declared. This is the stage where bank declared कि we are unable to do that. This is insolvency stage. Then the
state organizations, the government or the banking organization will initiate the process of bankruptcy. कुर्की करेंगी बैंक की, अब बैंक को तोड़ा जाएगा, नीलामी पे डाला जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा. ओके, सो इंसॉल्वेंसी से फिर बैंकरप्सी की स्टेज आ जाती है. कई बार इंसॉल्वेंसी स्टेज में ही सुधार हो जाता है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बैंकरप्सी की नौबत नहीं आती है. ओके, दिस द सिचुएशन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन एसोसिएटेड है, दो एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड है. एक सलीम की केस स्टडी है और एक स्वप्ना की. सलीम आप सब जानते हैं वो शू मेकिंग करता है, उसकी फाउंड्री है अपनी, और सपना आप सब जानते हैं कि एक छोटी किसान है. इज़ दैट क्लियर? स्टोरी क्लियर है आप सबको? सवाल पूछा गया है क्रेडिट से एसोसिएटेड. हम मनी से आगे बढ़ चुके हैं और अब क्रेडिट का सेक्शन है. उसमें मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ. सपोजिंग सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स, व्हाट वुड बी हिज पोजीशन आफ्टर 6 ईयर. मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, लेक्चर के दौरान डिस्कस्ड है, अच्छी पोजीशन हो जाएगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस दैट मेक स्वप्नाज सिचुएशन सो रिस्की. डिस्कस फैक्टर्स लाइक पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर्स एंड द क्लाइमेट. वो पूछ रहे हैं कौन से रीजंस हैं जो सपना की सिचुएशन को बहुत रिस्की बनाते हैं. वो कह रहे हैं कि इन फैक्टर्स को डिस्कस कीजिए, जैसे पेस्टिसाइड्स, जैसे रोल ऑफ मनी लेंडर्स, जैसे क्लाइमेट. यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ कि व्हाट आर द रीजंस दैट मेक सपनाज सिचुएशन सो रिस्की. डिस्कस फैक्टर्स लाइक पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर्स एंड द क्लाइमेट. फैक्टर्स को हम ऑटोमेटिकली कंसिडर कर देंगे जब हम रीजंस को डिस्कस करेंगे जो सपना की सिचुएशन को रिस्की बनाते हैं. जब हम ये कहते हैं कि सपना की सिचुएशन रिस्की है, तो हम इसका मतलब ये मान रहे हैं कि कोई ऐसा है जिसकी सिचुएशन रिस्की नहीं है. जैसे हमने एक केस स्टडी पढ़ी है कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास 7 एकड़ लैंड था, उसकी सिचुएशन उतनी रिस्की नहीं थी. उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अगर इसे स्टडी करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें सिचुएशंस को रिस्की बनाती हैं. सबसे पहली चीज़, सपना एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जिसका सीधा नतीजा यही निकलता है कि 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसके पास. इतना हमें क्लियर है. 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ कहलाता है. 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसके पास. मान लीजिए कि लेक्चर में, चैप्टर में बताया गया है कि उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो ये क्लियर होता है कि सपना के पास रिसोर्स बेस पुअर है. तो पुअर रिसोर्स बेस है, माने ज़मीन जो संसाधन होती है वो कम है, लैंड बहुत कम है. ये एक रिस्क फैक्टर है. कैसे, अभी हम प्रूव करेंगे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये 3 एकड़ लैंड भी उपयोगी हो जाता अगर ये इरीगेटेड होता. तो ये लैंड इरीगेटेड नहीं है, इट इज़ अनइरीगेटेड. सो सेकेंड बिग रिस्क फैक्टर इज द लैंड इज़ वेरी लेस, सो रिसोर्स बेस इज़ पुअर. रिसोर्स बेस अगेन इज़ पुअर. वाई? बिकॉज दैट लैंड इज़ अनइरीगेटेड. दिस इज द सेकेंड फैक्टर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये चीज़ें मिलकर के उसे रिस्की बना रही हैं. यहीं से बाकी के रिस्क क्रिएट होते हैं. वो कैसे? लैंड आपके पास जितना भी है, जब भी आपको फार्मिंग एक्टिविटी करनी है, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इनपुट्स. और जिस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न यूटिलाइज़ किया जा रहा है आज की डेट में, वो ये है कि जो वहाँ की ऑर्गेनिक सीड्स हैं उन्हें यूज़ नहीं किया जाता. जो सीड्स हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. ऐसे में उनमें खुद में उतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने आसपास की बीमारियों से लड़ सकें. इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए आप मैन्युफैक्चर्ड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें. तो आपका एक इनपुट रिक्वायरमेंट रहता है पेस्टिसाइड्स, आपकी दूसरी इनपुट रिक्वायरमेंट रहती है केमिकल फर्टिलाइज़र्स. ये 2 बड़ी ज़रूरतें होती हैं आपकी, और ये दोनों आपको बाज़ार से मिलेंगे, मार्केट से. यानी कि इन दोनों के लिए आपको पे करना पड़ेगा. तो पेमेंट 1 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ गई. सेकंड, जब आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट्स की नीड है, क्योंकि ऑन टाइम फार्मिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. जितना साइज़ है उनके खेतों का, ये जाहिर है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी ज़्यादातर सबसिस्टेंस है. सबसिस्टेंस मतलब गुजारे लायक खेती है. जितना उगाते हैं तमाम खा ही जाते होंगे, इस्तेमाल कर लेते होंगे.
तो ऐसे में उन्हें इक्विपमेंट्स भी मार्केट से रेंट पर लेने पड़ेंगे, तो वो हायर करने पड़ेंगे उन्हें। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इक्विपमेंट्स, ये चीज़ें उन्हें बाज़ार से लेनी है। नेचुरली इन सब के लिए उन्हें मनी की नीड है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल में काउंट करते हैं। वर्किंग कैपिटल के तौर पर पैसा भी ज़रूरी है। वर्किंग कैपिटल के तौर पर उन्हें कई तरह की चीज़ों की और भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमने इन चीज़ों के बारे में बताया। तो फिज़िकल कैपिटल के अंदर उनको वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल दोनों ही रिक्वायर्ड है, और ये सब चीज़